हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक प्रोटीन की संरचना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एमिनो अम्ल के बारे में बताया था और एमिनो अम्ल के वर्गीकरण के बारे में बताया था। आइए अब देखते हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में। तो आप ध्यान से समझिएगा प्रोटीन की संरचना के बारे में। देखिए ध्यान से, आपको पीछे बताया गया है कि प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड आबंध, ठीक है, आपस में पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध, ठीक है, COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है वह अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है और यह आपस में पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, अब पेप्टाइड बंध क्या होता है? तो रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध जो है वह कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह तथा एमिनो समूह अर्थात NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि यह पेप्टाइड बंध बनता कैसे है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल का सूत्र हमने आपको बताया था। ठीक है, देखें ध्यान से, यह है आपका एमिनो अम्ल RCHNH2COOH, RCHNH2COOH, जिसमें यह आपका COOH कार्बोक्सिलिक समूह है और यह NH2 जो है एमिनो समूह है। यह आपका सूत्र है किसका? एमिनो अम्ल का। RCHNH2COOH यह अमीनो अम्ल का सूत्र है और इसमें आप देख रहे हैं यह R है, तो अगर R के जगह H हो जाए, R के जगह H हो तो यह आपका हो जाएगा आपका, ठीक है, यह फार्मूला हो जाएगा CH2NH2COOH। ठीक है, R के जगह आपने क्या रख दिया? H रख दिया। यह आपका सूत्र हो गया NH2CH2COOH, जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइसिन कहते हैं। ठीक है, NH2CH2COOH, R के जगह आपने H यूज किया है, यह आपको मिल गया ग्लाइसिन। ठीक है, जिसका 3 कोड होता है GLY और एक कोड होता है कैपिटल G। ठीक है, R के जगह अगर CH3 लेते हैं तो यह आपका कंपाउंड होगा CH3CHNH2COOH। ठीक है, या फिर NH2 को यहाँ कर सकते हैं, CH3 को नीचे कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आप NH2CH3COOH। ठीक है, यह है आपका एलानीन। यह कौन सा कंपाउंड है? यह आपका एलानीन है। ठीक है, जिसका प्रतीक क्या होता है? ALA, त्रिकोड है और सिंगल कोड होता है A। तो आप देख रहे हैं एमिनो अम्ल में एक ग्लाइसिन है और एक एलानीन है। ठीक है, अब जब कैसे पेप्टाइड बंध बनता है देखें ध्यान से, जब ग्लाइसिन को और एलानीन को आपस में अभिक्रिया होती है, आपस में जोड़ते हैं, यह देखें ध्यान से, यह आपका H2NCH2COOH। ठीक है, यह है आपका, और इसमें प्लस यह है आपका H2NCH3COOH। ठीक है, तो यह आपका है ग्लाइसिन और यह है आपका एलानीन। तो इसमें जो ग्लाइसिन का COOH समूह है और एलानीन का NH2 समूह, इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ग्लाइसिन का OH और एलानीन का H यह मिलकर H2O के रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक है, एलानीन का H और ग्लाइसिन का OH यह दोनों आपस में H2O के रूप में अलग हो जाते हैं, -H2O, और यह दोनों आपस में अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका CO और यहाँ बच गया NH। ठीक है, और ये आपस में जुड़ गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं H2NCH2CO और सिंगल बंध NaCH3COOH, यह आपका बन गया ग्लाइसिल एलानीन। यह क्या बन गया कंपाउंड? ग्लाइसिल एलानीन बन गया। और CO और NH के बीच में जो बंध बना है इसी को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं
तो उनके जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं और अमीनो समूह हैं उनमें से H2O अलग हो जाता है और वह आपस में CONH बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी को बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। देखें ध्यान से, रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध, ठीक है, COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब दो एक जैसे अमीनो समूह हों या फिर दोनों अलग अलग प्रकार के अमीनो समूह हों, जैसे हमने आपको बताया ग्लाइसिन और एलानिन का दो अलग अलग अमीनो समूह हैं, या फिर दो एक जैसे भी अमीनो समूह हो सकते हैं, तो इनके मध्य जब अभिक्रिया होती है तो एक अणु के अमीनो समूह से, ठीक है, एक अणु के अमीनो समूह से हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह से OH के मध्य संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है। एक जल का अणु की H2O क्या होता है, मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध CONH बंध बनता है। ठीक है, चूंकि उत्पाद जो है दो अमीनो अम्लों के द्वारा बनता है, उत्पाद जो है किसके द्वारा बनता है, जिसमें दो अमीनो अम्ल आपको मिलते हैं, ग्लाइसिल एलानिन, यह उत्पाद मिला है जो किससे बना है, ग्लाइसिन और एलानिन से। तो चूंकि उत्पाद जो है दो अमीनो अम्ल के द्वारा बनता है, अतः इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह एलानिन के अमीनो समूह के साथ संयोग करता है तो हमें एक डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलानिन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, यह आपका ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, का OH, और यह आपका एलानिन है, इसका हाइड्रोजन, आपस में जब जुड़ेंगे दोनों अमीनो अम्ल तो ये इससे H2O अलग होगा और दोनों अमीनो अम्ल आपस में CONH बंध से जुड़ जाएंगे जो एक पेप्टाइड बंध होगा। तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं संयोग हुआ, इससे आपको एक डाइपेप्टाइड मिला जिसे ग्लाइसिल एलानिन कहते हैं। ठीक है, यदि देखें ध्यान से, यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है, ठीक है, तो पहले आपने देखा कि दो एमिनो अम्ल आपस में संयोग करे हैं तो जिससे डाइपेप्टाइड बंध बना है। यदि एक तीसरा एमिनो अम्ल और आ जाता हो, तो यदि तीसरा अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद ट्राइपेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, एक ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो अम्ल होते हैं। एक ट्राइपेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 3 अमीनो अम्ल होते हैं जो 2 पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो अम्ल होते हैं और जो 2 पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब 4, 5 अथवा 6 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पाद को टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड अथवा हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जब एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड कब कहेंगे, जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक हो जाए तो उत्पाद को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 U से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटीन किसे कहेंगे, जब पॉलीपेप्टाइड की संख्या 100 से अधिक हो, पॉलीपेप्टाइड बना हो जिसमें अमीनो अम्ल कितने भाग लिए हों, 100 से अधिक भाग लिए हों और उनका आणविक द्रव्यमान 10,000 U से अधिक हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। देखें ध्यान से,
एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हों, ठीक है, तथा जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 U से अधिक होता हो, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, यद्यपि प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में यह विभेद अधिक स्पष्ट नहीं है। कम एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइडों को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट संरूपण हो, तो कम एमिनो अम्ल वाले को भी हम प्रोटीन कह सकते हैं। कब कहेंगे? यदि उनमें प्रोटीन जैसा संरूपण हो। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन में केवल 51 एमिनो अम्ल होते हैं। इंसुलिन में आप देख रहे हैं एमिनो अम्ल की संख्या क्या है? 51 है, 100 से कम है, लेकिन यह जो है प्रोटीन जैसा संरूपण दिखाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इसमें अमीनो अम्ल कितने होते हैं? केवल 51 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 U से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, यद्यपि प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में यह अंतर अधिक स्पष्ट नहीं है। कम एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइडों को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट संरूपण हो, जैसे कि इंसुलिन में जिसमें केवल 51 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें ध्यान से। आणविक आकृति के आधार पर, आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा होता है गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर, मॉलिक्यूलर शेप आणविक आधार के बेस पर प्रोटीन को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला रेशेदार प्रोटीन और दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। तो आइए देखते हैं पहला रेशेदार प्रोटीन के बारे में। रेशेदार प्रोटीन क्या होता है? देखिए ध्यान से। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं, ठीक है, तथा हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं, तो रेशा जैसी संरचना बनती है। ठीक है, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसी हो? समांतर हो, पैरेलल हो, एक सीध में हो। ठीक है, तथा हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड आबंध द्वारा जुड़ी हो, तो रेशा जैसी संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन समांतर जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, इनको रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। जैसे केराटिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बाल में, ऊन में, रेशम में केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो रेशे जैसे होते हैं। उसी तरह से मायोसिन प्रोटीन होता है जो हमारे मांसपेशियों में उपस्थित होता है। तो यह किस में आते हैं? रेशेदार प्रोटीन में आते हैं। ठीक है, तो रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं? जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं, समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं, तो रेशा सम अर्थात रेशे जैसी संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, तो जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वे जल में अविलेय होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण जैसे केराटिन तथा मायोसिन। केराटिन जो है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित होता है, जबकि मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब आइए दूसरा भाग देखते हैं प्रोटीन का। दूसरा है आपका गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, तो आइए देखते हैं गोलिकाकार प्रोटीन क्या होता है। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोल आकृति प्राप्त कर लेती हैं, तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं जो सामान्यतः जल में विलेय होती हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन को गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। जैसे इंसुलिन तथा एल्ब्यूमिन इसके सामान्य उदाहरण हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोल आकृति प्राप्त कर लें, तो ऐसे प्रोटीन को गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं।
और यह सामान्यतः जल में विलेय होती हैं, जल में घुल जाती हैं। सामान्य उदाहरण में इंसुलिन तथा एल्ब्यूमिन गोलिकाकार प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति का अध्ययन 4 भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। ठीक है, अगर प्रोटीनों की संरचना और आकृति का अध्ययन करना हो तो इसको 4 स्तर में बांट कर किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं, तथा प्रत्येक स्तर पूर्व की तुलना में जटिल होता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर जो है सबसे साधारण होता है, उससे जटिल द्वितीयक होता है, उससे जटिल तृतीयक होता है, और सबसे अधिक जटिल जो है वह चतुष्क संरचना होता है। ठीक है, तो अगर आप प्रोटीन की संरचना और आकृति का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो आपको 4 स्तरों में इसका अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली स्तर के बारे में, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ध्यान दें, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। ठीक है, कोई भी आप प्रोटीन लेंगे तो उसके पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो अम्ल होते हैं वे एक विशिष्ट क्रम में, एक स्पेशल पैटर्न में जुड़े होते हैं। एमिनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों का प्राथमिक संरचना बनाता है। ठीक है, एमिनो अम्ल का इस क्रम में जुड़ना, एक स्पेशल पैटर्न में जुड़ना प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है। ठीक है, प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर जो है प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए अर्थात अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो भिन्न प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में आपने देखा कि प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़ा होता है। अमीनो अम्ल का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है। ठीक है, प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा तो इससे भिन्न प्रोटीन प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना के बारे में। ध्यान दें, किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। ठीक है, किसी भी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध जो है उसके उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। यह 2 भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती है। ठीक है, तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वे 2 भिन्न प्रकार के संरचनाओं में उपस्थित होती हैं। अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लेटेड शीट संरचना, इनको क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा प्लीटेड शीट संरचना कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में आप देख रहे हैं कि किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। यह 2 भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट संरचना। ठीक है, तो प्रोटीन की द्वितीयक जो संरचना है जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती हैं, यह कितने रूप में पाई जाती हैं? यह 2 भिन्न प्रकार के संरचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। पहले को अल्फा हेलिक्स कहते हैं और दूसरे को बीटा प्लीटेड शीट संरचना कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये संरचनाएं पेप्टाइड आबंध के CO तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन से उत्पन्न होती हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड की संरचना उपलब्ध हो रही हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, प्लेटेड सीट संरचना, यह कैसे उत्पन्न होती हैं? ये पेप्टाइड आबंध का जो CO समूह है और NH समूह है उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। CO और NH के बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला में नियमित कुंडलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन से संरचना उत्पन्न होती है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स संरचना जो होती है उसके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेच के समान मुड़ी रहती हैं। ठीक है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वह दक्षिणावर्ती पेच की तरह मुड़ी होती है। फलस्वरूप प्रत्येक अमीनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वह दक्षिणावर्ती पेच के समान मुड़ी रहती है, जिसके कारण प्रत्येक अमीनो अम्ल का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की कुंडली संरचना समझें। यह आपका अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स कुंडली संरचना है जिसमें आप देख रहे हैं CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बंध बना हुआ है। CO और NH के बीच में जितना संभव हो सकता है उतना हाइड्रोजन बंध बनता है। देखें, CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बंध है। यह अगले हेलिक्स के CO और दूसरे इधर के NH के बीच में हाइड्रोजन बंध बना है। यहाँ पर भी देखें, CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बंध है। CO और NH के बीच में, CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बंध है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना में जहाँ तक संभव होता है इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, तो आपने देखा द्वितीयक संरचना के बारे में, जिसमें आपने देखा कि किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है, और यह दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं विद्यमान होती हैं। एक को अल्फा हेलिक्स और दूसरे को बीटा प्लेटेड सीट संरचना कहते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं पेप्टाइड आबंध के CO तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं, जैसा कि आपको हमने दिखाया फिगर में। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती है। इसके कारण प्रत्येक अमीनो अम्ल अवशिष्ट NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको फिगर में बताया। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है आपका बीटा प्लीटेड सीट संरचना। बीटा प्लीटेड सीट संरचना देखिए ध्यान से। बीटा संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार तक खिंची रहकर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बीटा संरचना होती है उसमें सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो हैं वह लगभग अधिकतम विस्तार तक खिंची रहती हैं और एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं, आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यह संरचनाएं वस्त्रों में प्लीट के समान होती हैं। यह संरचना कैसी होती हैं? वस्त्रों में प्लीट के समान होती हैं, अतः इनको बीटा प्लीटेड सीट कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह आपका प्रोटीन की बीटा प्लीटेड सीट संरचना है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो
सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं CO और NH के बीच में जो बनी हैं, यह अधिकतम विस्तार तक खिंची रहती हैं और एक दूसरे के पार्श्व में स्थित आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हैं और अधिकतम दूरी तक जो है यह विस्तार में खिंची रहती हैं। ठीक है, यह संरचना जो है वस्त्रों के प्लीट के समान होती हैं। प्लेट के समान, जैसे आप प्लेट लगाते हैं वस्त्र में साड़ी पहनते समय, उस तरह की यह संरचना होती है। अतः इसको बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरा देखते हैं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना। ध्यान दें, प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समग्र वलन, ओवरऑल फोल्डिंग, ठीक है, अर्थात द्वितीयक संरचना की और अधिक वलन से प्रदर्शित होती है। ठीक है, जो द्वितीयक संरचना आपने देखा, अल्फा कुंडली संरचना और बीटा प्लेटेड शीट संरचना, इसमें और अधिक कुंडलन हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना उत्पन्न होती है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समग्र वलन अर्थात द्वितीयक संरचना के और अधिक लिपटने से प्रदर्शित होती है। ठीक है, इससे दो प्रमुख आणविक आकृतियां बनती हैं, रेशेदार और गोलिकाकार। ठीक है, प्रमुख बल जो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, उनमें हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड बंध, वांडर वाल बल तथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना जो बनती हैं आकृतियां, वह प्रमुख रूप से रेशेदार और गोलिकाकार होती हैं और इसमें जो बल होते हैं प्रमुख रूप से, तो प्रमुख बल जो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, उसमें हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड बंध, वांडर वाल बल और स्थिर विद्युत आकर्षण बल आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं प्रोटीन की चतुष्क संरचना के बारे में। तो तृतीयक संरचना के बारे में आप जान गए, चतुष्क संरचना देखें। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जिन्हें उप इकाई कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन जो हैं वे दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों की परस्पर दिक् स्थान व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। ये जो उप इकाइयां हैं, इन्हीं की जो दिक् स्थान व्यवस्था है, स्पेस में 3D स्ट्रक्चर में जो व्यवस्था बनती है, उसी को चतुष्क संरचना कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की चतुष्क संरचना क्या होती है? जब कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों की परस्पर दिक् स्थान व्यवस्था, ठीक है, जो स्पेशियल व्यवस्था होती है, 3D जो स्ट्रक्चर होता है, उसी को चतुष्क संरचना कहते हैं। इन चारों संरचनाओं का चित्रात्मक चित्र 14.3 में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद एक अमीनो अम्ल को निरूपित करता है। तो ध्यान से देखें, यह स्ट्रक्चर, इसमें यह आपका प्राथमिक संरचना है, यह द्वितीयक संरचना है, यह तृतीयक संरचना है और यह आपका चतुष्क संरचना है। ठीक है, जो काफी जटिल संरचना है। और इसमें जो रंगीन गेंद आप देख रहे हैं, वह अमीनो अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, देखें और भी उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। प्राथमिक संरचना में हीमोग्लोबिन का फिगर है, द्वितीयक संरचना में आप देखें यह द्वितीयक संरचना है, यह तृतीयक संरचना है और यह लास्ट में चतुष्क संरचना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की चारों संरचनाओं को यहाँ पे बनाया गया है। हीमोग्लोबिन की यह चतुष्क संरचना जो है वह सबसे जटिल होती है, फिर तृतीयक संरचना उससे साधारण, द्वितीयक संरचना उससे साधारण और यह सबसे सरल संरचना है जो प्राथमिक संरचना है। यहाँ पे जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वह आपको एमिनो अम्ल को बता रहे हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना में गोले जो हैं वे अमीनो अम्ल को बता रहे हैं। यह एमिनो अम्ल का, ठीक है, हीमोग्लोबिन का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें ब्लू कलर जो है कार्बन हाइड्रोजन को, जो रेड कलर आप देख रहे हैं वो नाइट्रोजन को, ठीक है,
ग्रीन कलर जो है वो आर समूह को, रेड कलर जो है हीम समूह को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो यह आपका हीमोग्लोबिन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना है। चतुर्थ संरचना जो है वो सबसे कठिन संरचना होती है। थैंक यू।